नमस्कार। क्लास 12th बिजनेस स्टडी। देखिए, हमारा बिजनेस स्टडी का टॉपिक है इंश्योरेंस। हमने अपनी पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा समझा था। आज हम बिजनेस स्टडी के अंदर अपने इंश्योरेंस के कुछ ऑब्जेक्टिव समझेंगे। देखिए, उद्देश्य जानने की कोशिश करते हैं। उद्देश्य कहो या फिर आपका कार्य को, एक ही बात होती है। फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस दोनों लगभग सेम है। देखिए, आखिरकार होता क्या है ये। अपने इस टॉपिक के अंदर हम इंश्योरेंस के बारे में बहुत कुछ चीज़ें पहले से क्लियर कर चुके हैं कि हमारे पास में इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, क्या इसकी विशेषता है, क्या मीनिंग है। बहुत सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट क्लास में क्लियर कर रखी है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे बिजनेस का जो एक इंश्योरेंस और इंश्योरेंस का कारण क्या है, हम क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य रहते हैं। देखिए, सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं तो जनरली हम सब जानते हैं कि बीमा हमारे लिए एक रिस्क कवर का काम करती है, अपने लिए एक रिस्क को कम करने का काम करती है। वही हमारे लिए एक प्रकार से उद्देश्य मानते हैं हम। लेकिन फिर भी हमने अपने बीमा को उद्देश्य के बारे में 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। अपने बीमा को हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके इसको समझने की कोशिश करी है। तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास बीमा के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला है प्राथमिक उद्देश्य, दूसरा आता है आपका सहायक उद्देश्य और तीसरा आता है सामान्य उद्देश्य। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य का मतलब जो मेजर आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसी के कारण मुख्य रूप से आपका बीमा करवाया जाता है, वो हमारे पास कुछ 5 पॉइंट है। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला पॉइंट आपको लिखा, जोखिम के विरुद्ध निश्चितता प्रदान करना। देखिए, जब हम काम करते हैं, जब हम बिजनेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं, मन में डर रहता है। काफी हद तक एक डरा सा माहौल लेकर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपने अपना माल यहाँ से मुंबई भेजा है, आपने माल अपना पूरा लोड करा दिया है, तो मन में एक डर रहता है कि माल जा रहा है, एक लंबा सफर है, बीच में कहीं ऐसी अनहोनी घटना ना हो जाए, कहीं ट्रक का एक्सीडेंट ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। मतलब एक मन में डर रहता है जब तक माल वहां तक नहीं पहुंचता है। और यदि आपने इसका बीमा करा लिया है तो आप निश्चिंत होकर काम करोगे, मन में किसी प्रकार का टेंशन ही नहीं है। एक प्रीमियम तो देना पड़ता है आपको, लेकिन प्रीमियम देने के बाद मन में एक प्रकार से फ्री हो गए। देखिए, आज की एक बात बताऊं मैं आपको कि बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कोविड-19 की, जो कोरोना का समस्या चल रहा है। लोग डरे हुए हैं, लेकिन ये डर कब खत्म हो जाएगा? जब वैक्सीन आ जाएगी। आज कोरोना से भी बहुत बड़ी और डेंजर बीमारियां हैं हमारे पास में। ऐसी कई सारी बीमारी है जो कोरोना से कई हद तक ज्यादा है, लेकिन उनसे लोगों को डर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे पास वैक्सीन है, उसके लिए हमारे पास में दवाई है, उसका इलाज है। तो इसी कारण जब हमें समस्या तो सब में है, लेकिन हमारे पास जब उससे लड़ने की क्षमता है, उससे जो उससे होने वाली हानि है उसको फेस करने की हमारे पास एफिशिएंसी है, तब जाके हम उसको इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बात हम यहाँ पे यही करते हैं कि जो भी काम हमने किया है, रिस्क बहुत होती है। आप बिजनेस चला रहे हो, आप मान लीजिए एक पेट्रोल पंप चला रहे हो, अब पेट्रोल पंप पे आपको आग लगने का बहुत डर रहता है, लेकिन आपने यदि इंश्योरेंस करा रखा है तो मन में डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाय द वे यदि नुकसान हो भी गया, किसी कारणवश यदि नुकसान हो भी जाता है, तो बीमा कंपनी आपको पैसा दे देगी। अपना कौन सा घर से जा रहा है जो। तो ये है आपका पहला पॉइंट, जो जोखिमों को निश्चिंत करता है। मतलब थोड़ा सा एक अपने आप को मन में एक ऐसा पॉजिटिवली फीलिंग आती है कि यदि हमारा बाय द वे नुकसान हो भी जा रहा है तो हमें वापस इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी, हम एक पॉइंट पर वापस आके खड़े हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट, सुरक्षा प्रदान करना। देखिए, सेफ्टी फील होती है। बीमा का मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षा प्रदान करना होता है। सुरक्षा प्रदान करने का मतलब हमारे ये है कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमें थोड़ी सी फाइनेंशियली सेफ्टी मिलती है। फाइनेंशियली सेफ्टी का मीन्स है कि मान लीजिए आपने कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो 4 लाख रुपए लगा के, 5 लाख लगा के। आपने पैसा अपने कुछ पहले से सेविंग पड़ी थी वो लाई है, कुछ पैसा किसी से उधार लिया है और एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब जरूरी तो है नहीं कि वो बिजनेस बहुत अच्छे ढंग से चलेगा, या किसी कारणवश हम नहीं कह सकते बाय द वे बिजनेस में आग लग गई, माल पूरा ध्वस्त हो गया, आपके पास जितना कुछ पैसा था वो तो आपने वहां लगा दिया था, अब आप आगे रोड पे बिल्कुल ही जीरो लेवल पर आ गए, आपके पास तो कुछ है ही नहीं है। जो पहले से ले रखा था उसको भी देने के लिए नहीं है, और था वो भी बिल्कुल साफ हो गया है। यदि मान लीजिए हमने इसका बीमा करा दिया है तो नुकसान हो भी गया तो भी आपको बीमा कंपनी पैसा दे देगी, आप नए सिरे से स्टार्ट कर लोगे। तो हमें एक सेफ्टी फील होती है, हमें एक सुरक्षा प्राप्त होती है।
देखिए सुरक्षा के लिए आपको एक प्रकार से एक वचन या एक वादा करती है कि किसी प्रकार की आपको हानि हो रही है तो वहां से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होने के चांसेस रहते हैं। जोखिम का विभाजन या फैलाव, देखिए पॉइंट हमने पहले भी क्लियर किया था कि जो भी हमारी रिस्क है, एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए मैं, आप सभी और हमारे साथ में 2 पर्सन एक्स वाई जेड सबने मिलकर बीमा कराया। देखिए बीमा एक अकेले व्यक्ति का तो होता नहीं है, बहुत सारा बीमा, बहुत सारे लोग मिलकर इंश्योरेंस कराते हैं। एक ही कंपनी से बहुत सारे लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो ऐसी कंपनी में मान लीजिए हमने 10 लोगों ने मिलकर एक इंश्योरेंस का पॉलिसी कराई है। अब उसमें मैं भी प्रीमियम पे कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, एक्स भी कर रहा है, वाई भी कर रहा है, जेड भी कर रहा है, ए भी कर रहा है, सब लोगों ने अपने प्रीमियम पे किए हैं बीमा कंपनी को। कंडीशन ये आ गई कि कुछ टाइम बाद मिस्टर एक्स की डेथ हो गई है तो उन्हें पैसा दिया जाएगा, और वो पैसा आखिरकार बीमा कंपनी लाती कहाँ से? हम सब मिलकर जो पैसा भर रहे हैं वही उनको दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि अपनी जो रिस्क है वो रिस्क अपने डिवाइड हो जाती है, रिस्क को फैला दिया जाता है। मेरे अकेले की रिस्क थी, आप सबने ले ली, और आप सबकी रिस्क थी, हम सब लेके चल रहे हैं। तो बीमा कंपनी हमारे बीच एक सिर्फ इंटरमीडिएट का काम करती है, हमसे हमारा पैसा इकट्ठा करती है और हमारे में से ही किसी को सहायता देती है। तो हमारे बीमा कंपनी का एक ऐसा सिद्धांत भी हम लेकर चलते हैं कि एक सबके लिए, सब एक के लिए, उस भावना को लेकर हमारा काम करती है। और जितनी रिस्क है, न केवल मेरे अकेले की, हम सबकी रिस्कों को हम सभी लोगों के बीच में बांट लिया जाता है, ताकि हम जो प्रीमियम पे करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख की पॉलिसी ली है जहां मुझे प्रीमियम मंथली 1000 रुपए भरना पड़ रहा है, लेकिन यदि कोई नुकसान होता है तो मुझे बीमा कंपनी पूरा 1 लाख रुपए दे रही है। एटलीस्ट मेरा जो प्रीमियम है वो 1000 रुपए है, बट मुझे मिलेगा 1 लाख रुपए। इसका कारण ये है कि जो मैंने 1000 दिया तो मेरे 1000 देने वाले मेरे बहुत सारे साथी हैं। 1 लाख रुपए की जो रिस्क थी वो हम सब ने मिलकर एक कवर की है। तो कहने का मेरा तात्पर्य आप ये आता है कि आपकी जो रिस्क थी, मेरी रिस्क थी, वो हम सब में बांट देती है बीमा कंपनी। जोखिमों का मूल्यांकन करना, देखिए वैल्यूएशन ऑफ रिस्क, बीमा का एक काम होता है कि बीमा हमारे से कितनी रिस्क है उसका वैल्यूएशन करती है। कैसे करती है? जैसे मान लीजिए मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ मुझे रिस्क कम है, क्योंकि देखिए रिस्क का मतलब कहाँ है, जैसे फिजिकली नुकसान होने के कम चांसेस है, क्योंकि यहाँ जनरली ऐसा मुझे एटमॉस्फेयर मिल रहा है कि मैं सुबह आ रहा हूँ, शाम को घर जा रहा हूँ, किसी प्रकार का मुझे अनावश्यक रूप से कहीं कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे डर नहीं है यहाँ पे, न तो गिरने का डर है, न टूटने का डर है, ना ही कोई किसी प्रकार का आग लगने का डर है। रिस्क कम है यहाँ पे मेरे लिए, यहाँ पे इस वर्क प्लेस पे कम रिस्क मुझे फील होती है। तो इसके लिए यदि मैं बीमा कराता हूँ तो मुझे कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा, बीमा भी कम मूल्य का होगा, प्रीमियम भी कम मूल्य का करना पड़ेगा। यदि मैं यही नौकरी किसी पेट्रोल पंप पे करता तो वहां रिस्क ज्यादा होती। क्यों रिस्क ज्यादा होती? कि पेट्रोल पंप पे कभी भी आग लग सकती है, बहुत ज्वलनशील पदार्थ होता है वो हमारे लिए, कि किसी छोटी सी गलती के कारण आग लग गई तो वहां मरने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। मान लीजिए मेरी ये नौकरी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में होती, भाई मैं इलेक्ट्रीशियन होता तो रिस्क ज्यादा होती, क्योंकि एनी टाइम मुझे इलेक्ट्रिक से काम करना पड़ता। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ मेरे लिए रिस्क कम है, क्योंकि मुझे तो बोर्ड पे लिखना है, बुक से समझाना है, तो यहाँ मुझे लगने, टूटने और मरने का भय कम होता है। लेकिन यही काम यदि मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में कर रहा हूँ, मुझे किसी खंबे पे चढ़ के वहां से लाइन देनी है, जियो काटना है, कहीं मुझे ट्रांसमीटर लगाना है, मतलब उस समय मतलब उससे रिस्क ज्यादा रहती है। जब जहां रिस्क ज्यादा होगी वहां आपको प्रीमियम भी ज्यादा भरना पड़ेगा, वहां पे आपके रिस्क कवर भी ज्यादा मिलती है। तो हम ये कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी आपके रिस्क का वैल्यूएशन करती है, आपको ये बताती है कि आप जहां काम कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, आपने जो काम किया है उसमें रिस्क ज्यादा है, आपने जो काम किया उसमें रिस्क कम है। अनुसंधान करना, इन्वेस्टिगेशन करने का काम भी बीमा कंपनी करती है। तो आप सोचोगे सर इन्वेस्टिगेशन बीमा कंपनी कैसे करती है? ये तो देखिए इन्वेस्टिगेशन का मीन्स हमारे यहाँ पे ये है कि केवल 1 साल का ही तो अभी तक इंश्योरेंस हुआ नहीं है, हर साल कुछ न कुछ नई बातें हमारे सामने आती हैं, कुछ नए केसेज हमको देखने को मिलते हैं कि हानियां हो रही है, तो इस तरह से हानि हो रही है, इस तरह से कुछ नए चीजों को हमने अपने साथ में इंक्लूड किया है, तो बीमा कंपनी इसकी भी स्टडी करती है। इंश्योरेंस कंपनी इसको स्टडी में लेके आती है कि एक व्यक्ति का लॉस होने के ये भी कारण बन गया था, इसके अंदर हमने इस तरह से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करी थी। तो ये भी बीमा कंपनी का एक अच्छा और
मेजर वर्क होता है इन्वेस्टिगेशन करना। देखिए, प्राथमिक उद्देश्य के साथ बीमा कंपनी के कुछ सहायक उद्देश्य भी है। सहायक का मतलब हम यह समझते हैं कि ऐसे उद्देश्य जो प्राथमिक उद्देश्य की सहायता करते हैं। ये तो मेजर है ही है, ये तो मेन उसके ऑब्जेक्टिव है। इन्हीं के कारण आपकी बीमा कंपनियां स्टेब्लिश होती है, एक व्यक्ति इन्हीं कारणों से बीमा कराता है। लेकिन इनकी कुछ सहायक भी है, मतलब इसकी सपोर्टिंग कुछ ऑब्जेक्टिव भी होते हैं जिनको हम सहायक कहते हैं। पहला आता है आपका हानियों से सुरक्षा के लिए सतर्क करना। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम बीमा कराते हैं, बीमा कंपनी आपको अलर्ट करती रहती है किसी भी माध्यम से, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से करो, तो ये आपको मैसेज करके करो, फोन करके करो, किसी भी तरह से आपको अलर्ट करती है। अलर्ट करने का मीन्स, जैसे मान लीजिए आपने वाहन बीमा करा लिया, तो आपके पास इस प्रकार का एक मैसेज आता है या आपको बाय एडवर्टाइजमेंट आता है कि आपको सीट बेल्ट लगा के चलना है, बाइक पे हेलमेट पहनना है, रोड के लेफ्ट हैंड साइड चलना है। ये सारी चीज़ें आपको बीमा कंपनी टाइम टू टाइम अलर्ट करती रहती है। मीन्स एक पर्सन को उससे रिलेटेड जो जो हानियां होने के चांसेज हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड आपको अलर्ट करती रहती है। अब अलर्ट करने का बीमा कंपनी का उद्देश्य यही रहता है कि आप सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। दूसरा है वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना। देखिए, बीमा कंपनियां फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती है। कैसे करती है? तो देखिएगा, जब हम प्रीमियम पे करते हैं, हम सब लोग बीमा कंपनी को पैसा देते हैं। हमको 2-4 व्यक्ति तो है नहीं, अब यदि भारत की बात करते हैं तो हमको 2-4 लोग तो भारत में रह नहीं रहे हैं। भारत में 130 करोड़ पॉपुलेशन है, और जब इंश्योरेंस करवाया जाता है, बहुत सारे लोग इंश्योरेंस कराते हैं, बीमा कंपनी के पास करोड़ों रुपए आता है, करोड़ों अरबों रुपए बीमा कंपनी के पास आती है। और हर समय सबका लॉस हो ऐसा जरूरी भी नहीं होता है। तो बीमा कंपनी इस पैसे को एज ए लोन लोगों को देती है, सरकार को पैसा देती है। जैसे अपनी LIC है, नाम सुना होगा आपने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, जो LIC का है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जिसको कहते हैं। LIC के पास जो पैसा आ रहा है वो सरकार को दे रही है। सरकार की जो फाइनेंशियली जो सुविधा है या जो फाइनेंशियली सहायता है, तो LIC करती है, लोन देने का काम करती है। LIC बैंक को भी पैसा दे देती है। तो कहने का मीन्स हमारा ये है कि जो फाइनेंशियली कंपनियां हैं हमारे पास, उनको ये थोड़ा सा सपोर्ट करने का काम करती है। ये जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये उनको सपोर्ट करती है, और जिससे अपना जो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। तो ये जो पैसा हमने बीमा कंपनी को दिया था, वो पैसा अपनी बीमा कंपनी अपने ही लोगों के बीच में, चाहे वो सरकार हो या प्राइवेट कंपनी हो या किसी फाइनेंशियल कंपनी हो, उनको इस पैसे उससे देकर उनका थोड़ा सा सपोर्ट करती है। बृहद स्तरीय उपक्रमों के विकास में योगदान। देखिए, बृहद स्तरीय जो बड़े लेवल का बिजनेस है, मान लीजिए आप एक 5 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए लगा के बहुत बड़ा प्लांट लगाना चाहा, बहुत बड़ा, पैसा बहुत ज्यादा है, अमाउंट बहुत ज्यादा, 50 करोड़ रुपए कम राशि नहीं होती है। आपने लगाने की कोशिश करी है, पैसा है आपके पास, मन में बहुत बड़ा डर रहता है। मैं एक सामान्य बात करूं कि यदि आपने 10 रुपए की भी कोई चीज खरीदी और उसमें आपको खराब होने के चांसेस, आज सुबह आप 10 रुपए का दूध लेके आए हो और यदि उसको शाम तक यूज नहीं किया है और शाम को यदि वो खराब हो जाता है, मन में बड़ा दुख होता है कि आज 10 रुपए वेस्ट हो गए, मैंने काश इसको सुबह ही पी लिया होता तो आज ये मेरा नुकसान नहीं होता। तो कहने का हमारा मीन्स ये है कि जब 1 रुपया भी अनावश्यक रूप से अपने यहाँ से जाता है तो बड़ा मन में दर्द होता है। यदि आपने 50 करोड़ रुपए लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करी है, लगा तो दोगे लेकिन मन में डर बहुत रहता है, यदि बिजनेस नहीं चला तो रोड पर आने के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं। तो इसीलिए हमें इसका इंश्योरेंस कराना। देखिए, जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। मान लीजिए आपने 50 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाया और 50 करोड़ के बदले में 1 करोड़ रुपए भी बीमा कंपनी को इंश्योरेंस में दे भी दिया है, तो भी मन में एक चिंता मुक्त है कि बाई दी वे अपना नुकसान हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बीमा कंपनी आपको पैसा दे देगी, आप नए सिरे से स्टार्ट हो जाओगे। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े बिजनेस एस्टेबल होते हैं, वो अपना पूरा इंश्योरेंस करवाती है कि बाय दी वे यदि किसी कारणवश नुकसान हो गया, क्योंकि नुकसान होने के बाद फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि नुकसान हो जाता है तो हम वापस खड़े कैसे होंगे? क्योंकि एक व्यक्ति जब बिजनेस करता है अपने जीवन की सारी पूंजी लगा देता है, वो जहां जहां से उसने थोड़ा बहुत भी पैसा कहीं सेविंग कर रखा है वो पूरा पैसा लगा देता है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है, एक ऐसा इंटरटेन जो
ऐसा एक स्टेप खड़ा करके रहता है, जहां उसको खड़ा रहने के चांसेस बन जाते हैं, वहां से उसको अपना बिजनेस कर सकता है। और यदि वहीं उसको नुकसान हो जाए तो नहीं रह सकता, वो व्यक्ति टूट जाएगा। इसीलिए बीमा कंपनी उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट करती है। और जितने बड़े लेवल के बिजनेस है उनमें ज्यादातर बीमा कंपनी का ज्यादा रोल होता है। हर एक व्यक्ति उस बीमा को करवाने की कोशिश करता है। आगे पॉइंट आता है अपना कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। देखिए, वर्क एफिशिएंसी में आपका इंक्रीजिंग होती है। मैं एक बात कहता हूं कि मान लीजिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, यहाँ तो मेरा रिस्क कम है, लेकिन यदि मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में होता जहां मुझे रिस्क ज्यादा है, तो क्या मैं वहां काम कर पाता? मन में एनी टाइम डर रहता है, कहीं चिपक गया तो क्या करूंगा भाई, मेरे जान तो जाएगी। बीमा कंपनी किसी व्यक्ति को बचा नहीं सकती है कि जो एक्सीडेंटल में उसकी मौत हो रही है तो वो मौत तो हो ही जाएगी, लेकिन उसके पीछे जो संभालने वाले लोग हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आज समाज में रह रहा है और सामाजिक प्राणी हम सभी, हमारे पीछे कोई ना कोई व्यक्ति है, परिवार है, उस परिवार को की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम नहीं रहे तो हमारे परिवार को कौन संभालेगा, उन्हें कौन फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। तो उसके लिए हमें बीमा कराते हैं। अब मैं जहां ऐसे जगह काम कर रहा हूं जहां बहुत ज्यादा रिस्क है, यदि मैंने बीमा करा रखा है तो वो थोड़ा सा फीलिंग कम आती है कि यार भाई दी कुछ नुकसान हो भी गया तो बीमा कंपनी दे देगी, अभी डर कम हो जाता है। तो उसमें जब डर कम है तो वर्क बहुत अच्छे ढंग से होगा, आपका काम अच्छे ढंग से होगा। आप दुकान ही लेके बैठो, आप लोग, आपको पता है आपके पास में 10 लाख का माल पड़ा, 10 लाख का बीमा करा चुका, लॉस हो भी गया तो कहाँ टेंशन है, बीमा कंपनी यूं पैसा दे देगी, आपका पैसा तो गया ही नहीं है कहीं पे। थोड़ा सा प्रीमियम भरने के बाद यदि आपको आपकी रिस्क कवर पूरी मिल रही है तो आपको टेंशन नहीं होगा, आपको काम करने में मजा आ जाता है। तो हम ये कहते हैं कि आपकी जो वर्क एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है बीमा कराने के बाद। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका तीसरा पॉइंट होता है सामान्य उद्देश्य। एक बीमा के कुछ सामान्य उद्देश्य भी है, जिसमें पहला आता है निर्यात को प्रोत्साहन। देखिए, एक शब्द आता है निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। देखिए, जब हम माल खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, अपने देश में ही खरीदी है तो उसको खरीदना कहते हैं, लेकिन यदि किसी विदेश से खरीदी है तो उसका आयात बोलेंगे, इंपोर्ट कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि आपने कोई वस्तु बेची है, अपने देश में बेच रहे हो तब तो सेल्स होती है, बट यदि आप किसी अदर कंट्री में बेच रहे हो तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारी रिस्क होती है। आपने माल भेजा है, यदि जहाज के माध्यम से समुद्र में जहाज डूब गया, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, क्या करोगे आप उसमें? एक व्यक्ति जी नहीं पाता है इतना बड़ा लॉस होने के बाद में। तो इसके लिए आपको रिस्क कवर मिल रखी है, आपको बीमा कंपनी पैसा दे रही है, जहाज डूब गया क्या दिक्कत आ रही है, अपने तो बीमा कंपनी दे देगी, नया खरीद लेंगे। बस बात यहीं से आती है कि आपको अपना माल फॉरेन में भेजने में भी ज्यादा टेंशन नहीं होती है, क्योंकि वहां रिस्क ज्यादा रहती है। माल भेज रहे हो, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, माल सही ढंग से पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, तो वो सारी चीजें आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं। आपने तो इंश्योरेंस करा रखा है, माल चला गया, बीच में नुकसान भी हो गया तो कहाँ भैया हमारी, आप तो बीमा कंपनी से क्लेम ले लोगे, बस वो बात है। बचत का साधन, देखिए बहुत बढ़िया पॉइंट है, एक बहुत अच्छा शब्द है सेविंग, बचत। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बचत आते ही आपने ऐसा यूं क्यों कहा कि बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जो हर एक पर्सन अपने जीवन में प्रैक्टिकली यूज करने की कोशिश करता है, चाहे वो 10 रुपए कमा रहा हो या 1 लाख रुपए पर डे कमा रहा हो। इशू ये नहीं है कि कम कमाया ज्यादा कमाया, लेकिन 90% पॉपुलेशन ऐसी है जो इस वर्ड को लेकर अपने आप में काम करती है। मैं आपका खुद का एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए आपने 20 रुपए कमाए हैं तो पूरी कोशिश करोगे 5 रुपए बचाने के। क्यों बचाते हो, क्या कारण है? पहला कारण यही है, इन फ्यूचर, भविष्य हमने नहीं देखा है, हमने अपना भविष्य नहीं देखा है कि आज जो मैं इस स्थिति पे काम कर रहा हूं, क्या मैं भविष्य में इसी स्थिति पे काम कर पाऊंगा? पॉसिबल ही नहीं है। उम्र के साथ व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता घटती है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, उम्र बढ़ती है, काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है। जो पैसा आज हम कमा पा रहे हैं हम भविष्य में नहीं कमा पाएंगे, इतना नहीं कमा पाएंगे। इसीलिए हमें बचा के रखना होता है। और एक बचत की प्रोत्साहन है। कैसे प्रोत्साहन है? आपने एक LIC ले ली है, हर महीने आप 2000 रुपये पैसा जमा करा रहे हो, आज आप कमा रहे हो, आज आपके पास इनकम के सोर्सेज है। एक टाइम ऐसा आएगा जब इनकम के सोर्सेज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम खुद ही काम करना बंद कर लेंगे, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा, हम काम करना बंद कर दिया, उस समय हम पैसा कहाँ से लाएंगे? आज तो हमने कुछ जैसे भी करके थोड़ी सी समस्याओं को झेल कर भी हमने उस पैसा बचा दिया है,
तो LIC एक ऐसी चीज है या बीमा एक ऐसी चीज है जहां हमको दोनों फायदे हो रहे हैं, न केवल हमें अपनी रिस्क कवर मिल रही है, साथ में हम इसमें थोड़ा सा अपने आप को भी डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि इन फ्यूचर हमें एक प्रकार से बड़ी राशि प्राप्त होगी और हम ये पैसा जमा कराते रहते हैं। तो एक प्रकार से सेविंग के लिए भी हमें थोड़ा मोटिव करती है ये इंश्योरेंस। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, देखिए सोशल सेफ्टी जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है सामाजिक सुरक्षा, बीमा सामाजिक सुरक्षा कैसे प्रदान करती है। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, मान लो कि आज एक व्यक्ति 25 वर्ष की उम्र में उसने काम करना स्टार्ट किया है, 60 साल के बाद वो अपना काम बंद कर लेता है। देखिए 60 साल के बाद वो व्यक्ति किसके भरोसे रहेगा, क्या श्योरिटी है कि उसके पीछे उसके औलाद उसका काम कर लेगी, भाई क्या श्योरिटी है। आप कैसे कह सकते हो कि व्यक्ति के पीछे जो उसके आने वाली पीढ़ी है वो उसका काम सही ढंग से कर लेगी, ऐसी कहाँ श्योरिटी है, नहीं है। तो हमें अपना फ्यूचर हमें अपने साथ लेके चलना होता है। आपको वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त होवे, ऐसा कुछ काम बीमा कंपनी करती है। आपने APF का नाम सुना होगा, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आज आपने पैसा डाल दिया, 60 वर्ष के बाद आपको पैसा मिलता रहता है, सरकार की योजना है ये। आज आप कमा रहे हो, आज आपने एक पैसा APF में डाल दिया, अटल पेंशन योजना नाम की जो योजना चला रही है सरकार, आपने आज उसमें पैसा कुछ डाला है, 60 वर्ष बाद आपको जब तक जियोगे तब तक बीमा कंपनी पेंशन दे रही है आपको। तो कहने का मतलब यह है कि हमें किसी पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है, हम अपना काम सेल्फ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्रामीण विकास कार्यक्रम। देखिए जो रूरल एरिया डेवलपमेंट होता है, जैसे हमने देखा था पशुधन का बीमा, फसल बीमा। देखिए पशु जो जितनी हमारे पास मवेशियां हैं, जो पशुएं हैं, उनका भी हम बीमा कराते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि कई लोगों की आजीविका उसी पर निर्भर करती है, कई लोग उसी पर डिपेंडेड है, और जरूरी नहीं कि पशु बीमार नहीं हो सकता, जरूरी नहीं कि पशु मर नहीं सकता या वो काम करना बंद नहीं कर सकता। जिस तरह से आज एक जो बहुत बड़ी महामारी से हम लोग झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं, ऐसी कई बीमारियां पशुओं में भी आ जाती है और वो काम करना बंद कर लेते हैं, काफी हद तक नुकसान हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें बीमा कंपनी अपना बीमा कराती है। ठीक उसी प्रकार से फसल बीमा के बारे में हमने अपनी लास्ट क्लास में समझाया था कि ओलावृष्टि हो गई, आपकी फसल खराब हो गई, टिड्डी अटैक हो गया, आपकी फसल खराब हो गई, सूखा पड़ गया, आपकी फसल खराब हो गई, तो इस कारण एक किसान कहाँ जाएगा। तो उसके लिए बीमा कंपनी उसको पैसा दे देती है और जितना उसको नुकसान हुआ है या जितना उसको बेनिफिट कहीं ना कहीं होने वाला था, कुछ हद तक उसे पैसा मिल जाता है और अपना जीवन वो सही ढंग से यापन कर सकता है। तो ये कुछ बीमा के उद्देश्य थे, कार्य थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आप लोग इसे वापस एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इस सारी चीज़ों को एक बार नोटबुक में लिखना है, अपने लेवल पे इसके थोड़े से नोट्स तैयार करने की कोशिश करना, और यदि कोई समस्या रहती है तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। धन्यवाद।